चार्जशीट दाखिल करने से पहले क्या ऐसे मामलात यानी 76 और पॉक्सो जैसे मामलात में ज़मानत रखी जा सकती है और क्या ज़मानत मिलना मुमकिन होता है? जब सेक्शन 58 के हिसाब से जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। उस वक्त जब पुलिस पीसी मांगती है, पुलिस कस्टडी रिमांड, तो अगर कोर्ट को लगता है कि इसको पुलिस कस्टडी रिमांड देना ज़रूरी है तो जब तक वो पुलिस कस्टडी में रहेगा तब तक वो बेल फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होता आरोपी। बट जैसे उसका एमसीआर होता है, चाहे फिर वो कोर्ट खुद से दे दे सुओ मोटो या फिर पुलिस प्रोसिक्यूशन खुद से एमसीआर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे, उस सूरत हाल में जो है आरोपी बेल फाइल करने के लिए एलिजिबल होता है। आपने पूछा कि क्या उसके लिए बेल मिलने के रास्ते हमवार हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उसका रोल क्या है, उसका पार्टिसिपेशन क्या है, उसके खिलाफ में एलिगेशंस क्या है, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या है, प्रोसिक्यूशन की थ्योरी क्या है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या रहा है। अगर पुलिस प्रोसिक्यूशन को लगता है, अगर कोर्ट को लगता है कि मामला बड़ा सीरियस है, अगर कोर्ट को लगता है कि अब तक चार्जशीट दाखिल होना बाकी है, कोर्ट को अगर लगता है कि इसके अंदर के मटेरियल एविडेंसेस विटनेसेस जो है इसको ये प्रेशराइज करेगा, जो पीड़िता है उसको वो प्रेशर लाएगा, धमकाएगा, उस सूरत हाल में कोर्ट इसको बेल नहीं देता। पर अगर कोर्ट को लगे कि इतने सीरियस एलिगेशंस इसके खिलाफ में नज़र नहीं आते तो बेशक जो कोर्ट होता है वो उसको बेल ग्रांट करता है। अब ऐसे मामलात में देखा ये जाता है कि मिसाल के तौर पर कोर्ट की जानिब से ज़मानत मुलज़िम की जानिब से रखी गई और वो ज़मानत रद्द हो गई चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी, 1 बार, 2 बार, 3 बार यानी कई मरतबा अगर ज़मानत रद्द हो जाती है, तो क्या कोर्ट ये किस बुनियाद पर ज़मानत रद्द करती है? क्या कोर्ट को ऐसा लगता है कि वाक़ई में ये इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये ज़मानत के काबिल नहीं है, इसको ज़मानत ना दिया जाए, या कुछ और भी इसके पीछे रीज़न होते हैं? इसके दो पहलू होते हैं। चार्जशीट के पहले बेल दाखिल करना एक मुख्तलिफ पहलू है और चार्जशीट के बाद दाखिल करना। चार्जशीट के पहले दाखिल करने का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, चार्जशीट अब तक फाइल होनी बाकी है। इसका मतलब ये होता है कि आरोपी को अगर इस स्टेज पर बेल दिया जाए तो मुमकिन है कि वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के साथ टैंपर हैम्पर ही नहीं, उसके साथ में जो छेड़खानी कर सकता है और चार्जशीट दाखिल होने में दिक्कत दे सकता है। इस बुनियाद पर भी कोर्ट जो है इनिशियली बेल देने के लिए डिसइंक्लाइन, राजी नहीं होता है। चार्जशीट के बाद में जो बेल दाखिल होता है, फिर उस सूरत हाल में अगर कोर्ट बेल रिजेक्ट करता है तो कोर्ट ये देखता है कि अब चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी है बट अभी इसमें चार्ज फ्रेम होना बाकी है, पीड़िता है, इसके अंदर के जो अहम साक्षीदार है उनको सम्मन्स लगना बाकी है, उनकी कोर्ट में पेशी होना बाकी है, उनकी कोर्ट में सुनवाई होना बाकी, उनकी एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होना बाकी है। तो उस चीज़ को भी कोर्ट सोचता है और उसके अलावा बंदे के खिलाफ में, उस आरोपी के खिलाफ में इसके पहले कोई गुनाह रहा है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या वो हिस्ट्री चीटर है, क्या उसका एक किरदार बोनाफाइड यानी अच्छा किरदार है, उस चीज़ को भी देखा जाता है। और कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि एक से ज़्यादा अगर आरोपी उसमें हो और दूसरा आरोपी अगर अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है तो कोर्ट उस बुनियाद पर भी बेल देने के लिए कई दफ़ा डिसइंक्लाइन होता है। अब इसमें ये भी होता है कि बाज़ मरतबा ज़मानत मिल जाती है। अब बहुत आम बात है, ऐसे मामलात में भी, दीगर मामलात में भी, यानी कि हर कोई जानता भी है कि भाई इसने फला जो है इसने ये किया है। लेकिन ज़मानत मिलने के बाद जो मुलज़िम होता है वो ये कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, इसलिए मुझको ज़मानत मिल गई है, या वो ज़मानत को ये बुनियाद बताता है। तो क्या ये ऐसा वाक़ई में हो सकता है, या फिर ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है? ऐसा कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ज़मानत मिलना एक टेम्पररी बेल मिलना होता है। जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होती, जब तक केस मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उसको ज़मानत मिलती है। और जब केस चलता है उस वक्त पता चलता है, जो एविडेंसेस है, जो सबूत है, जो गवाह है, उसकी बुनियाद पर पता चलता है कि इसने सच में इस तरीके का घिनौना जुर्म किया है या नहीं। आप वकालत के पेशे से हैं और बहुत सारे तरह तरह के केसेस आपके पास आते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन होगा, आपकी स्टडी होगी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि
आखिर ऐसे क्या बात होती है कि लोग इस तरह के अपराध करते हैं, इस तरह के क्राइम करते हैं? इसके पीछे क्या बात, क्या वजह होती है? इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। नंबर एक, साइकोलॉजी होती, टेंडेंसी, कोई एक मेंटली, जो कुछ लोग विक्षिप्त कहते हैं मराठी में उसको, जो लोग एक तरीके का बस लोगों को एक जुनून होता है ऐसे गलत काम करने का। दूसरी तरफ पावर और इन्फ्लुएंस भी होता है। कई लोग पावर जताने के लिए, अपनी जो है डोमिनेशन दिखाने के लिए भी इस तरीके का जुर्म करते हैं। कुछ लोगों को इस तरीके का जुर्म करने की आदत होती है। इस तरीके के कई मामला उनके खिलाफ में ऑलरेडी दर्ज होते हैं, फिर भी उससे वो बाज नहीं आते। और कई लोग का ये मामला होता है कि दुश्मनी के भाव में भी, दुश्मनी की बुनियाद पर भी इस तरीके का घिनौना काम और अपराध करते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है और आपको उस पर एक्शन लेना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? किस तरह आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? झूठी कंप्लेंट अगर 376 के एतबार से करे या आईपीसी के कोई भी कलम के एतबार से करे, उसका प्रोविज़न अलग है, और पॉक्सो के एतबार से करे तो उसका प्रोविज़न अलग है। अगर कोई भी बंदा झूठी कंप्लेंट दाखिल करता है तो उस सूरत हाल में जो आईपीसी का सेक्शन 182 और 211 है, जो अभी का कलम 217 और 248 हो चुका है, उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि सपोज किसी बंदे पर एक झूठा एक केस दाखिल हुआ कि उसने रेप किया, तो वो उसका रिकॉर्स तब ले सकता है कि जब वो उस मामले से बाइज्जत बरी हो जाए। बाइज्जत बरी होने के बाद में उसके पास ऐसे सबूत हो कि उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए वो कोर्ट में डिक्लेयर हो चुके, कोर्ट ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि इस पर झूठे, गलत, बेबुनियादी और फिजूल के इल्ज़ाम लगाए गए। तो उसके बाद में वो सेक्शन 248 के तहत कोर्ट में जो प्राइवेट कंप्लेंट होती थी, जो अभी का जो नया सेक्शन है 223 प्राइवेट कंप्लेंट का, जो पुराना 200 कलम था, तो उसके एतबार से जाकर एक प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर सकता है, जिसमें जिसने झूठी कंप्लेंट दाखिल किया उसको 10 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पर अगर पॉक्सो की, अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट की, अगर बच्ची 18 साल के नीचे और उससे किसी ने झूठी एफआईआर दाखिल करवाई, तो उस सूरत हाल में जब बंदा बाइज्जत बरी हो जाए तो सेक्शन 22 जो है पॉक्सो का, चैप्टर 5, उसमें ये प्रूफ होता है कि झूठी कंप्लेंट या झूठी इंफॉर्मेशन, फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उसमें 6 महीने से लेकर तो 1 साल की पनिशमेंट है। हाँ, बच्ची माइनर होने की वजह से बच्ची के खिलाफ में कोई भी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। हाँ, पर जो बच्ची के पीछे हैं या फिर उसका इंटेंशन हो सामने वाले पर झूठी केस दाखिल करके उससे पैसा निकालना, उसको ब्लैकमेल करना, उसकी समाज में बेइज्जती करना, उसका नाम खराब करना, तो उस सिचुएशन में होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉक्सो के मामले में जो है, कंसेंट की कोई भी वैल्यू और कोई भी साइंटिफिक आइडेंटिटी वैल्यू नहीं होती। पर अगर हम 376 की बात करें तो उसमें सेक्शन 90 जो था पुराना, जो अभी का सेक्शन 28 है, तो उस बुनियाद पे कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, अगर डर के अंदर किसी ने रजामंदी जताई है और किसी को गलत फहमी यानी शादी का झूठा झांसा दिलासा देकर अगर आपने उससे शारीरिक संबंध बनाए, तो उस सिचुएशन के अंदर कंसेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा और उस बंदे को जो है पनिशमेंट मिलेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट फैज़ वासिफ सर, जो आज के ख़ास टॉपिक पॉक्सो और 376 जैसे संगीन मामलात पर बात कर रहे थे, और बड़ी डिटेल में, बड़े अच्छे अंदाज में इस टॉपिक पर सर ने बात की और तमाम बारीकियों के साथ अपनी बात रखी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब तक अगर आपने हम भारत सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहें।